أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू قولي। आज इंशाल्लाह हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंटरव्यू के हवाले से हमारी ये प्रिपरेशन जारी है। हमारा 9वां लेक्चर है। आज 8 लेक्चर जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज का जो लेक्चर है ये 9th लेक्चर है और इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं हेड मास्टर के। तो ये हेड मास्टर, एसडीओ और डिप्टी डायरेक्टर, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव में भी ये चीज़ें आ सकती है। ठीक है, अच्छा, वैलिडिटी कल हमने कंप्लीट की थी। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिलायबिलिटी। क्विकली थोड़ा सा ये दो तीन चीज़ें कल हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, रिलायबिलिटी मैंने आप लोगों को कहा था कि रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी और द डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब एक टेस्ट या टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कितना कंसिस्टेंट है, वो कितना स्टेबल है, तो इसको हम कहेंगे रिलायबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट को हमने अरेंज किया, उसकी जो स्कोरिंग है, क्वांटिफिकेशन है, वो हमने की। अगेन वो टेस्ट हमने अरेंज किया, फिर उसकी जो स्कोरिंग और क्वांटिफिकेशन है वो हमने की। ठीक है, तो मुख्तलिफ सिचुएशन इसमें बनते हैं। हमने रिजल्ट को कंपेयर करना है कि इसमें रिलायबिलिटी कितनी है। ठीक है, उसमें रिलेशनशिप कितना है, को रिलेशन उसमें कितना है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हमने एक मरतबा डिजाइन किया, उसको ले लिया। अगेन फिर उसी ही ग्रुप से एक और टेस्ट ले लिया सेकंड टाइम में, सेकंड ओकेजन में, तो ये हमारे पास हो गया टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी रिपोर्ट टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। ये क्रक्स और मोटे मोटे पॉइंट्स है इसके। consistency and stability of a measurement instrument are a research method over time and across different conditions. A reliable measurement tool should produce consistent results when used repeatedly under the same or similar condition. ठीक है, मतलब जो कंडीशंस होंगे या तो सेम होंगे, सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमने अभी कंडीशंस को पढ़ने हैं कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं और उसको हम कौन कौन सी रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट एक दफा हमने ले लिया, एक ग्रुप है, देखो ग्रुप सेम होगा, यहाँ पर एक ग्रुप है, उससे हमने टेस्ट ले लिया, फिर ओकेजनली सेकंड टाइम अगेन हमने फिर टेस्ट ले लिया। अभी उसके जो रिजल्ट है वो हमने कंपेयर किए। जब रिजल्ट हमने कंपेयर किए तो हमें पता चला कि इसमें रिलायबिलिटी है कि नहीं है, ये टेस्ट जो है इसमें कोरिलेशन है कि नहीं है, इसमें ताल्लुक है कि नहीं है, सिमिलरिटीज है कि नहीं है। तो दिस इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी assesses the consistency of a measurement instrument by administering it to the same group of participants on two separate occasion। ये देखो ग्रुप सेम होगा, मैंने पहले भी आप लोग कहा कि यहाँ पर ग्रुप सेम होगा, ओकेजन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हफ्ते में हम दो टेस्ट लेते हैं, एक स्टार्ट ऑफ द वीक और एक लास्ट डे ऑफ द वीक में। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में। द स्कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हाईली कोरिलेटेड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये रिलायबल होने चाहिए। इस तरह नहीं कि एक टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट उसके आइटम एनालिसिस नहीं हो चुकी थी, उसके डिफिकल्टी इंडेक्स, ये चीज़ें क्या होती है आगे मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा। डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है किसी टेस्ट की डेवलप करने में, डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होता है, और फिजिबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर स्पेसिफिकली क्या होता है। ये चीज़ें आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एक बैलेंस टेस्ट जो है वो हम किस तरह डेवलप करते हैं। ठीक है, तो स्कोर को हम क्या करते हैं, फिर मेजर करते हैं दोनों टेस्टों पे। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट है, वो सेम मतलब स्टैंडर्ड के होने चाहिए, सेम मायार के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप के लिए आपने एक टेस्ट बहुत मुश्किल बनाया है, सेकंड के लिए बहुत आसान बनाया है, तो फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है उसमें बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, टेस्ट रीटेस्ट हमने पढ़ लिया। एंटर रेटर रिलायबिलिटी, ये देखो एंटर रेटर, रेटर के दरमियान, यहाँ पर रेटर दो है या दो से ज्यादा है, एंटर रेटर। एंट्रा रेटर में रेटर एक होगा, एंटर रेटर में
रेटर जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, चिकर जो होगा, जजर जो होगा, ऑब्जर्वर जो होगा, वो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे. Enter rater reliability is relevant when multiple observer or rater are involved in the data collection process. It measures the degree of agreement or consistency among different reports and their assessments. ठीक है, एक टेस्ट है, उसको मुख्तलिफ रेटर्स या मुख्तलिफ एग्जामिनर जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं उसकी. दिस इज एंटर रेटर रिलायबिलिटी. एंटर रेटर क्या है? एक बंदा है, लेकिन डिफरेंट ओकेजन में, एक बंदा है डिफरेंट ओकेजन में वो क्या कर रहा है, टेस्ट को चेक कर रहा है. एक बंदा है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने टेस्ट ले लिया, उसकी स्कोरिंग मैंने कर ली. अगेन टेस्ट मैंने ले लिया 2 हफ्ते बाद, फिर उसकी स्कोरिंग मैंने कर ली. अभी इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी है. मैं स्टूडेंट की जो असेसमेंट है वो कर रहा हूँ, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो चेक कर रहा हूँ, लेकिन किसी तरीके से एक ही रेटर को, एक ही ऑब्जर्वर को इन्वॉल्व करते हुए. ठीक है, तो दिस इज इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी. इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी असेसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिंगल रेटर जजमेंट्स और मेजरमेंट ओवर टाइम. इट इज रिलेवेंट इन सिचुएशन where the same writer is involved in multiple assessment multiples है, लेकिन जो हमारे पास रेटर होगा वो सिंगल होगा. ठीक है. अच्छा, अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ये देखो, अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल हम ये मैयर करना चाहे कि जो स्कोर है, स्कोर हमने सेम लाना है, तो इसलिए हमने मुख्तलिफ तरीकों को यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो फोकस होता है वो स्कोर पे होता है. फॉर एग्जांपल जो लो अचीवर होते हैं और जो हाई अचीवर होते हैं, तो हाई अचीवर के लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल आसान सा टेस्ट हमने बना लिया लो अचीवर के लिए, मुश्किल टेस्ट बना लिया हमने हाई अचीवर के लिए. तो अभी वो जो रिजल्ट आ रहा है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. तो दिस इज अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि जो हम रिजल्ट देखना चाहते हैं वो सेम आ जाए, बेशक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हो चेंज हो, अल्टरनेट हो. ठीक है, दिस इज अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी. अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी is सिमिलर टू पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. देखो, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी वो होती है जिसमें सेम टाइप के टेस्ट यूज होते हैं, लेकिन अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में सेम टाइप के टेस्ट यूज नहीं होते, जरूरी नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो है आसान टेस्ट, एक मुश्किल टेस्ट, दो हमने ले लिए, लेकिन हमने फोकस करना है उसके उसके जो है स्कोरिंग पे. ठीक है, different form of the measurement instrument that are not necessarily equivalent. It assesses whether the different version yield consistent result. देखो, हमने consistent result जो है उस पर फोकस करना है. जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट है वो सेम हो. अगर टेस्ट सेम हो फिर तो अल्टरनेट फॉर्म, वो फिर पैरेलल फॉर्म बन जाती है, लेकिन ये अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी. अच्छा, स्प्लिट हॉप रिलायबिलिटी. स्प्लिट हॉप, एक टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम करना. हाफ का मतलब है आधा, स्प्लिट का मतलब है तकसीम करना. अभी यहाँ पर हमने क्या किया, टेस्ट को हमने तकसीम किया दो हिस्सों में, 1 to 50 ऑब्जेक्टिव और 51 to 100 ऑब्जेक्टिव. ये हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया और फिर इसकी स्कोरिंग की. दिस इज स्प्लिट हॉप रिलायबिलिटी. ठीक है, स्प्लिट हॉप रिलायबिलिटी इनवॉल्व्स डिवाइडिंग अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इनटू टू हॉल्स. ये देखो, दो इक्वल हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया, एंड देन कोरिलेटिंग द स्कोर्स ऑफ दीज टू हॉल्स. इट इज यूज्ड टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्केल और टेस्ट विद इन इटसेल्फ. इटसेल्फ का मतलब ये है कि एक ही टेस्ट के अंदर, एक टेस्ट है, उसको हमने इक्वली डिवाइड किया, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन पे, और उसको हमने उसकी स्कोरिंग की. दिस इज स्प्लिट हॉप रिलायबिलिटी. टेम्पोरल स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी. देखो, स्टेबिलिटी को यहाँ पर चेक करना है हमने कि ये जो टेस्ट है ये कितना स्टेबल है. स्टेबल का मतलब यही है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक टेस्ट सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा. दिस इज स्टेबिलिटी. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हमने टेस्ट ले लिया, उसकी स्कोरिंग की, आ गया, फिर उसकी स्कोरिंग 1 हफ्ता बाद की, फिर भी वही रिजल्ट है, फिर उसके बाद फिर भी वही रिजल्ट है. तो मीन कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, इसमें, इसी स्कोरिंग में स्टेबिलिटी है, इसी टेस्ट में स्टेबिलिटी है. ठीक है, तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी असेसेस हाउ स्टेबल द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आर ओवर टाइम. एंड इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. देखो, मैंने आप लोग को पढ़ाया था डेवलपमेंटल स्टडीज में, रिसर्च मैंने आप लोग को पढ़ाया था
कि डेवलपमेंटल स्टडीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैंगिट्यूडनल स्टडीज और एक होता है वर्टिकल स्टडीज और एक हॉरिजॉन्टल स्टडीज है। ठीक है, लैंगिट्यूडनल स्टडीज और एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। लैंगिट्यूडनल स्टडीज मैंने आपको कहा था कि जब हम एक लंबे अरसे के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, जब हम किसी केस को स्टडी करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैंगिट्यूडनल स्टडीज। फॉर एग्जांपल, हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन पढ़ने हैं, आप अ चाइल्ड पढ़ने हैं। तो अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड जो है, इसके लिए मुझे कम से कम 20-25 साल रिक्वायर है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। इसमें क्या होगा, आपका जो सैंपल होगा वो एक होगा, और बार बार आके आपने उसको असेस करना है और उससे डेटा लेना है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये डेवलपमेंटल स्टडी के दो टाइप है, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, उसमें पर शॉर्ट टाइम में आके आपने डेटा लेना होता है। मल्टीपल आपका जो आपके जो सैम्पलिंग होते हैं उसमें वो सैंपल जो होता है, सैंपल साइज जो होता है वो लार्जर होता है, थोड़ा बड़ा होता है। लैंगिट्यूडनल स्टडी में जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन लैंगिट्यूडनल स्टडी की एक खासियत ये है कि ये लंबे अरसे के लिए होता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये थोड़े अरसे के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम ज्यादातर लैंगिट्यूडनल स्टडीज के लिए इसलिए यूज करते हैं कि उसमें हम स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि चीज स्टेबल है कि नहीं, या क्या क्या चेंजेस आ रही है ओवर टाइम। ठीक है, वेयर मेजरमेंट आर टेकन एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है टेम्पोरल स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। अच्छा, समझ लग गई? रिलायबिलिटी में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है आलिफ गुल साहब? जी पहुंच रही है, जी पहुंच रही ओके जी, ओके। अच्छा, स्कूल रिकॉर्ड्स क्वेश्चन पूछ, अच्छा ये रिलायबिलिटी के बारे में अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो उसमें आपने आप लोगों ने जस्ट रिलायबिलिटी की डिफिनीशन और उसके साथ साथ एक दो तीन टाइप्स, इंट्रारेटर, इंटररेटर, अल्टरनेटिव फॉर्म और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये तीन चार जो है आप लोगों ने बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे रखने हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूल रिकॉर्ड्स क्या है, इसकी डिफिनीशन स्पेसिफिकली पूछी गई है कि स्कूल रिकॉर्ड है क्या। तो school record is the official documents and records maintained by educational institutions including schools, colleges and universities। ये क्या होता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं। सिंपल दो वर्ड आप लोगों ने यूज करने हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स maintained by educational institutions including schools, colleges and universities। these records contain important information about student, faculty and educational institution। ये देखो यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें निकलती है। अगर हम कहें तो एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ फैकल्टी है, फैकल्टी के साथ इंस्टीट्यूशन है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी इंस्टीट्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें एक स्कूल प्लांट है। स्कूल प्लांट हम किसे कहते हैं? ऑल द फिजिकल थिंग इनसाइड द स्कूल इज कॉल्ड स्कूल प्लांट। चाहे वो रूम है, चाहे कॉमन रूम है, चाहे ऑफिस है, चाहे वो हमारे पास वॉशरूम्स है, लेटरिन्स है या प्लेग्राउंड्स है, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल प्लांट में आते हैं। या लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ये जो है स्कूल प्लांट में आते हैं। तो ये जो स्कूल प्लांट है, ये डिपार्टमेंट, ये भी एक हिस्सा है हमारे पास स्कूल रिकॉर्ड का और स्पेसिफिकली स्कूल की बिल्डिंग का, फिजिकल पार्ट का। ठीक है, सेकंड फैकल्टी, तो फैकल्टी से रिलेटेड भी कुछ रिकॉर्ड होते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट से रिकॉर्ड भी कुछ रिकॉर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए अक्सर हम अटेंडेंस रजिस्टर, विड्रॉल रजिस्टर, करेक्टर रजिस्टर, स्कूल लिविंग रजिस्टर और डिस्पैच रजिस्टर, ये हम क्या करते हैं? एडमिशन रजिस्टर, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, ये हम इसके लिए अक्सर यूज करते हैं। फिर फैकल्टी के लिए हम जो है स्टूडेंट टीचर के लिए बी अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, फिर उसके लिए हम जो है मोमेंट रजिस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है वेकेंट पीरियड रजिस्टर। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर। अच्छा, लॉग बुक, विजिटर बुक, ये फैकल्टी के लिए हो गया। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए हम कुछ जो है रिकॉर्ड रखते हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो जिसको हम कहते हैं जो हम रिकॉर्ड रखते हैं स्पेसिफिक चीज़ों की,
पेरिशेबल चीज़ों के लिए अलग, नॉन पेरिशेबल, पेरिशेबल वो चीज़ें होती है जो कि कंज्यूम होती है ज़्यादातर, और नॉन पेरिशेबल वो होती है जो कंज्यूम नहीं होती, जिस तरह मार्कर, डस्टर, ये चीज़ें जो है हमारे पास, या इंक हो गया, ये पेरिशेबल में आते हैं। नॉन पेरिशेबल में फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कूल की वो चीज़ें आते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लास की जो है एक विंडो हो गई, डोर हो गई, या इसी तरह की जो बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉन पेरिशेबल में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल के लिए जो स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर हमारे पास जो स्कूल के लिए यूज हो सकता है स्टॉक की रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो होता है और भी बहुत ज़्यादा रजिस्टर यूज होते हैं स्कूल के अंदर। इस पे मैंने एक क्लिप शेयर की भी थी। आप लोग अगर कोई उसको मतलब वॉच करना चाहता हो, तो ये जो मेरे आज 9वां लेक्चर है, इससे पहले जितनी भी मैंने चीज़ें शेयर की है उसमें एक अच्छा खासा लेक्चर मैंने स्कूल रिकॉर्ड पे दिया हुआ है कि कौन सा रजिस्टर किस किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर हमने एक पढ़ा था। एक्सेशन रजिस्टर मीन के जो लाइब्रेरी में हम बुक्स की जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। सर्व वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड एजुकेशनल पर्पजेज, इसका इसका यही मकासिद है। एजुकेशनल पर्पजेज के लिए भी यूज हो सकता है, लीगल पर्पजेज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए भी ये स्कूल रिकॉर्ड जो है ये यूज होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज लीव, डिफिनीशन ऑफ लीव पूछी गई है कि लीव किसे कहते हैं। ठीक है। तो लीव जो है अगर हम देखें तो छोड़ना, किसी जगह को परमानेंट छोड़ना या टेम्पररी छोड़ना, उसको हम लीव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन सिनारियो में लीव का जो है एक अलग डिफिनीशन है। लीव को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फॉर्मल an authorized period of time during which an individual is permitted to be absent from their usual place of employment, educational institutions or duty। ठीक है। ये जो मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट किया हुआ है यही स्पेसिफिक डिफिनेशन है कि इट इज अ फॉर्मल एंड अथराइज्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा टाइम जो कि एक फॉर्मल टाइम है, एक बाउंड टाइम है, उसमें आप नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपने निकलना है तो आपने अथॉरिटी के कंसेंट से, अथॉरिटी से परमिशन लेके आपने जाना है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ फॉर्मल एंड अथराइज्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल इज परमिटेड टू बी एब्सेंट। यहाँ तक भी अगर आप लोग इसको याद कर लो तो ये काफी है कि अ फॉर्मल एंड अथराइज्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल इज परमिटेड टू बी एब्सेंट। ठीक है। फिर लीव के बहुत ज्यादा टाइप्स है, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले। अर्न लीव है। अर्न लीव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अर्न लीव वो लीव है जो कि हम अर्न करते हैं, हम कमाते हैं। हम किस तरह कमाते हैं छुट्टियां? जो हम एम्प्लॉयमेंट, जो हम एम्प्लॉय है वोकेशनल डिपार्टमेंट और नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट के लिए अर्न लीव जो है वो डिफरेंट है। जो वोकेशनल डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा एजुकेशन भी आता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हम 1 महीने की ड्यूटी करते हैं तो एक छुट्टी हमारी जो है अकाउंट में चली जाती है, एक छुट्टी। लेकिन जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट है उसकी 4 छुट्टियां जो है वो जमा होती है उसके अकाउंट में। ठीक है। ये छुट्टियां कहाँ जाती है, ये हम फिर मुख्तलिफ जो है पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। लास्ट में जो हम एलपीआर लेते हैं, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट और लीव एनकेशमेंट पे जाते हैं, ये क्या है ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये दोनों है क्या, तो हम यही जो हमारी छुट्टियां होती है इसको ही एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। जो कि हमारे अकाउंट में पड़ी होती है। या फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो हज के लिए जाता है, तब भी यही छुट्टियां जो है वो यूज कर सकते हैं, या किसी और पर्पस के लिए जिसको हम जो है कोई और फॉर एग्जांपल अगर एक लीव लेना चाहे तो उससे भी इसकी इसकी कटौती होती है। और सेकंड जो अर्न लीव होता है, इसको जब एक्सरसाइज किया जाता है तो इसकी बाकायदा एंट्री सर्विस बुक के अंदर होती है। ठीक है। जिस तरह और जो हमारे पास लीव्स है उसकी उसकी नहीं होती एंट्री, लेकिन इसी लीव की एंट्री जो है वो हमारे पास होती है। जिस तरह कैजुअल लीव हो गया, तो कैजुअल लीव की एंट्री सर्विस बुक के अंदर नहीं होती, लेकिन इसी की लीव की एंट्री सर्विस बुक के अंदर होती है। इसीलिए होती है कि लास्ट में जब हम एलपीआर पे फॉर एग्जांपल कोई जाना चाहे तो उसकी जो छुट्टियां होती है उसको काउंट किया जाता है कि आया एलपीआर जो उनकी 365 डेज की छुट्टी है,
या लीव एनकैशमेंट भी 365 डेज की एक छुट्टी है, तो वहां पर काउंट किया जाता है कि आया ये जो छुट्टियां है इसके अकाउंट में इन्होंने तो किसी ने एक्सरसाइज तो नहीं किए। अगर किसी ने एक्सरसाइज किए हुए होते हैं तो फिर वो एलपीआर पे नहीं जा सकता या लीव एनकैशमेंट पे नहीं जा सकता। ठीक है। यहाँ पर ये जो है लीव इनकेशमेंट और ये लीव एलपीआर जो है इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो लीव जो है इट इज अ फॉर्मल एंड अथराइज्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन इंडिविजुअल इज परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ड्यूटी। अच्छा, किसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज स्टेशन लीव। तो स्टेशन लीव वो होता है कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो स्टेशन जो है उसका अपना नहीं है, किसी दूसरे स्टेशन पे है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ईडीओज होते हैं, ये तो यहाँ पर सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया में ये मैंने सर्च किया था, वहाँ पर चूंकि सिस्टम जो है बहुत ही डिजिटल सिस्टम है, तो वहाँ पर इस तरह होता है कि जो डीओज होते हैं या जो हाई अप्स होते हैं, वो जब भी छुट्टी के लिए निकलते हैं तो बाकायदा डेटाबेस पे उसकी एंट्री होती है। एप्लीकेशन नहीं लिखते, जाके जस्ट वो क्लिक करते हैं कि मैंने इसी छुट्टी पे जाना है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो स्टेशन लीव होती है उसको क्लिक करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो डीओ है या डिप्टी डीओ है या कोई एक्स वाई जेड है, तो ये मौजूद नहीं है अपने ऑफिस में, ये कहीं और है ड्यूटी पे, लेकिन अपने ऑफिस पे नहीं है, तो दिस इज स्टेशन लीव। ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन होता है वो। ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लीव्स। अच्छा, सुपरविजन एंड इट्स टाइप्स। सुपरविजन क्या है? सुपरविजन एज अ प्रोफेशनल सपोर्ट। सुपरविजन को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोफेशनल सपोर्ट। लेकिन अगर डिटेल्ड डिफिनीशन आप लोग जो है पढ़ना चाहो तो इट इज अ प्रोसेस of overseeing and guiding individuals or teams to ensure that they are performing their tasks or responsibilities effectively and in accordance with established standard or objectives. सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बंदे को या एक टीम को, मतलब एक ग्रुप को, एक बंदे को या एक ग्रुप को ओवरसी किया जाता है, मतलब गौर से उसकी निगरानी की जाती है या उसको गाइड किया जाता है। किस पर्पस के लिए? कि उसको चेक किया जा सके कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स है, आया उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड है, तो उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, आया वो काम उसके लिए हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग सुपरविजन। ठीक है। तो सुपरविजन को हम प्रोफेशनल सपोर्ट भी कह सकते हैं। A professional support is called supervision, while the process of overseeing and guiding individuals or teams to ensure that they are performing their tasks or responsibilities effectively and in accordance with established standard or objectives. It involves providing support. It involves providing support, feedback and direction. ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक, हम सपोर्ट देते हैं सुपरविजन में, डायरेक्ट नहीं करते, सपोर्ट देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट जब हम करते हैं फिर वो इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन जो होती है वो ऑटोक्रेटिक टाइप होती है, जबकि जो हमारे पास सुपरविजन होती है वो डेमोक्रेटिक टाइप होती है, याद रखिएगा। ठीक है। इंस्पेक्शन में हम फाइंड आउट करते हैं डिफिशियंसीज, जबकि सुपरविजन में हम डिफिशियंसीज फाइंड आउट नहीं करते, उसमें हम फीडबैक देते हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है। और सुपरविजन में हम इसलिए करते हैं कि वहां पर एक फियर एनवायरनमेंट होता है, एक खौफ का एक एनवायरनमेंट होता है, लेकिन सुपरविजन में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। सुपरविजन हम करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जबकि जो हमारे पास इंस्पेक्शन होता है वो पनिशमेंट के लिए अक्सर किया जाता है। ठीक है। कि जो सिस्टम है उसमें जो खराबियां है वो दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सके। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि सुपरविजन और जो इंस्पेक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। इट इनवॉल्व्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फीडबैक एंड डायरेक्शन टू हेल्प इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अचीव देयर गोल्स, इंप्रूव देयर टास्क स्किल्स एंड मेंटेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन देयर वर्क। ठीक है। अच्छा जी, इसका कुछ टाइप्स है। एक है डायरेक्ट सुपरविजन, एक है इनडायरेक्ट सुपरविजन, एक है ग्रुप सुपरविजन। ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन वो होता है जिसमें रेगुलर चिकन होता है, रेगुलर चिकन, डायरेक्ट सुपरविजन।
एक ऐसा सुपरविजन, एक ऐसा ओवरसीइंग जिसमें रेगुलर चिकअप होगा, रेगुलर चिकन होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे डायरेक्ट सुपरविजन। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सुपरविजन वेयर अ सुपरवाइजर closely monitors and guides the work of their subordinates. It involves regular chickens, observations and immediate feedback. ये एक वर्ड भी आप लोग याद कर लो, इट इन्वॉल्व्स रेगुलर चिकन्स। डायरेक्ट सुपरविजन में रेगुलर चेकअप होता है, रेगुलर चिकन होता है, फीडबैक ऑन द स्पॉट मुहैया किया जाता है इमीडिएटली। दिस इज डायरेक्ट सुपरविजन। एंड डायरेक्ट सुपरविजन में क्या होता है, ओकेजन चिकन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते में चिकन हो गई, सेकंड में अगेन आके फिर सुपरविजन होती है, थर्ड वीक में अगेन थर्ड टाइम आके सुपरविजन होती है। तो दिस इज ओकेजनल चिकन्स, यहाँ पर रेगुलर चिकन्स नहीं होती। ठीक है। In this type of supervision, supervisors have a more hands-off approach, providing general guidance and support without closely monitoring day-to-day activities. ये देखो, day-to-day activities यहाँ पर मॉनिटर नहीं की जाती। Employee or team members are expected to work independently with occasional chick-ins. ठीक है। तो यहाँ पर ओकेजनल चिकन होती है और वहां पर डायरेक्ट सुपरविजन में जो है रेगुलर चिकन्स होता है। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस इन विच डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड एट टू हाई अप्स। इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। और जो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। रिपोर्टिंग के अंदर मॉनिटरिंग ही होती है। ठीक है। रिपोर्टर क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिपोर्टिंग। जबकि मॉनिटर क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो अपने हाई अप्स को पहुंचाते हैं। जिस तरह हमारे स्कूल्स में ये मॉनिटर्स आते हैं और उसका काम जो है लॉग बुक के साथ, लॉग रजिस्टर के साथ होता है, और उसमें अपने कमेंट्स और रिमार्क लिखते हैं और वो खामोशी से चले जाते हैं। वो किसी को ही नहीं कहता कि आप क्यों नहीं आए, भला क्यों नहीं आए। जस्ट उनका काम ये होता है कि डेटा को शेयर करना आगे। जबकि इंस्पेक्टर जब आता है, उसका काम ये होता है कि वो क्यों यूज कर सकता है, क्योंकि उसका काम यही है, आपने क्यों ऐसा काम किया, क्यों आपने ये गलती की, आप क्यों नहीं आते, भला क्यों नहीं आए हैं। दिस इज इंस्पेक्शन। जबकि मॉनिटरिंग में क्यू का वर्ड यूज नहीं हो सकता। वो आएगा, खामोशी से अपना डेटा लेगा और बस जस्ट चला जाएगा। ठीक है। और जब लास्ट में सैलरी आती है, तो एक दो दिन की डिडक्शन अक्सर हो चुकी होती है अक्सर एम्प्लॉयमेंट से। तो ये मॉनिटरिंग का काम है। ठीक है। Employee or team member are expected to work independently with occasional chickens. ठीक है। अच्छा, ग्रुप सुपरविजन। तो ग्रुप सुपरविजन क्या है, ग्रुप सुपरविजन में group supervision involves a supervisor working with a group of individuals at the same time. This can be particularly useful in educational setting, counseling, or therapy, where multiple professionals or students can benefit from sharing experiences and receiving feedback in a group context. यहाँ पर सुपरवाइजर जो होगा, वो एक ग्रुप को एड्रेस करेगा, वो सुपरविजन करेगा एक ग्रुप की। ठीक है। तो यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ये देखो, काउंसलिंग क्या है, counseling is a process in which a counselor have direct face-to-face interaction with a counselee and dig out information from the inner side of the counselee. ठीक है। तो जो counselee होगा, उससे क्या करेगा, उससे इंफॉर्मेशन डिग आउट करेगा, क्योंकि वो फेस टू फेस रिलेशन है वहां पर। थेरेपी क्या है, थेरेपी का मतलब है क्योरिंग समवन, किसी किसी का इलाज करना। ये जो है एग्रीकल्चर थेरेपी भी हो सकती है, मतलब फूल वगैरह रख के किसी का इलाज करना। साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हो सकती है, मेडिसिनल थेरेपी भी हो सकती है, मेडिकल थेरेपी भी हो सकती है, जिस तरह ये टेबलेट्स वगैरह से इलाज करना। या ऑपरेशनल थेरेपी भी हो सकती है, किसी ऑपरेशन या सर्जरी से किसी का इलाज करना, ये है थेरेपी। ठीक है। Where multiple professionals or students can benefit from sharing experiences and receiving feedback in a group context. यहाँ पर एक ग्रुप कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन रेगुलर चिकन्स है, इनडायरेक्ट सुपरविजन ओकेजनल चिकन्स है, ग्रुप सुपरविजन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अच्छा, एक है पीर सुपरविजन। पीर का मतलब यही है कि दो ऐसे दोस्त या दो ऐसे बंदे जो एक ही रैंक पे हो, जो एक ही मतलब उम्र के हो ज्यादातर, तो उसको हम कहते हैं पीर। ठीक है, दोस्त। पीर सुपरविजन इज अ फॉर्म ऑफ सुपरविजन वेयर कोलीग्स ऑफ सिमिलर रैंक
Our experience levels provide support, feedback, and guidance to each other. It can be beneficial for knowledge sharing and collaborative problem solving. ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर होती है। कोलैबोरेटिव का मतलब यही है कि मिलजुल कर किसी स्पेसिफिक चीज को लर्न करना या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दिस इज कोलैबोरेटिव। ठीक है। क्लिनिकल सुपरविजन वो सुपरविजन है जो कि क्लिनिकल सिनारियो में होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो क्लिनिकल सिनेरियो में होता है, ये चूंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। एजुकेशनल सुपरविजन क्या है? एन एजुकेशनल सिटिंग सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशनल सुपरविजन इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग टीचर्स परफॉर्मेंस, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तीन चीजें हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट, क्या सुपरवाइज करते हैं हम? स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग टीचर परफॉर्मेंस, एक टीचर की परफॉर्मेंस को देखते हैं, एक करिकुलम डेवलपमेंट को देखते हैं और एक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को देखते हैं। तो दिस इज एजुकेशनल सुपरविजन। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि द यूज ऑफ सुपरविजन प्रिंसिपल्स आर मेथड्स एंड एजुकेशनल सिनेरियो इज कॉल्ड एजुकेशनल सुपरविजन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन क्या है? जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो हम सुपरविजन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, पॉलिसीज एंड प्रोसेस। ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, पॉलिसीज और प्रोसेस को जब हम सुपरवाइज करते हैं इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। इट इंक्लूड ओवरसीइंग बजट्स, स्टॉक मैनेजमेंट एंड ओवरऑल ऑपरेशन टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है। अच्छा, मेंटोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड 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 है। मेंटोरिंग है, मेंटोरिंग में एक मोर नॉलेजेबल बंदा जो होगा जिसको हम MKO कहते हैं, जिसको वाइगास्की ने कहा था। MKO का मतलब ये है वही बंदा जो एक्सपीरियंस में ज्यादा, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है किसी बंदे से। ठीक है, तो मोर एक्सपीरियंस बंदा जो होगा जब वो लेस एक्सपीरियंस बंदे को गाइड करता है तो उसको हम कहते हैं मेंटोरिंग। ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है कोचिंग। एक होता है मेंटोर, एक होता है कोच। तो कोच भी 1-to-1 असिस्टेंट है, उसमें भी 1-to-1 भी हो सकता है, 1-to ग्रुप भी हो सकता है। जिस तरह ये टीम का एक जो कोच होता है, जो क्रिकेट टीम का एक कोच है, तो वो 1-to-1 भी हो सकता है और वो 1-to ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन मेंटोर जो होगा वो 1-to-1 होगा। बस तो ये सेकंड, मेंटोर जो होगा इसका ताल्लुक लॉन्ग टाइम के लिए होगा, जबकि हमारे पास जो कोच होगा उसका ताल्लुक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के लिए होगा। ठीक है। और सेकंड, जो मेंटोर होगा ये एज अ रोल मॉडल होगा, जबकि जो हमारे पास कोच है वो रोल मॉडल नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट आता है एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम देके वो चला जाता है। तो दिस इज मेंटोरिंग। मेंटोरिंग वाइल नॉट ऑलवेज लेबल एज सुपरविजन, मतलब मेंटोरिंग को हम सुपरविजन तो नहीं कहते, लेकिन सुपरविजन के एक टाइप में कभी कभार आता है। मेंटोरिंग इन्वॉल्व्स अ मोर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मेंटोर, इसको हम मेंटोर कहते हैं। जिस तरह काउंसलिंग में काउंसलर और काउंसिलियर होता है, तो मेंटोरिंग में मेंटोर और मेंटी होता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू लेक्स एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मेंटी। In a one-on-one relationship, mentoring often extend beyond the workplace and can cover personal and professional development. ठीक है, ये है mentoring। अच्छा, रिमोट और वर्चुअल सुपरविजन ये है कि हम डिस्टेंस से, मतलब एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस से हम थ्रू टेक्नोलॉजी क्या करें? सुपरवाइज करें किसी चीज को, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल सुपरविजन। जिस तरह हम अक्सर ये जो कैम्स लगे हुए होते हैं क्लासरूम्स के अंदर, और उसकी जो मेन सेटअप होती है वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर के ऑफिस के अंदर होता है, तो दिस इज वर्चुअल सुपरविजन। इसको हम वर्चुअल सुपरविजन कह सकते हैं। विद द राइज ऑफ द remote work and technology, supervision can also be conducted virtually. Supervisors oversee and guide employee or teams from a distance using communication tools, video conferences and digital platforms. ठीक है, जिस तरह अभी ये जो हमारे बाई से जो है ये जो हमारे बोर्ड्स है, इसमें एक साल मुझे याद है इस तरह हुआ था कि एग्जाम जब होते थे तो एक जो है गाड़ी आती थी, उसमें प्रॉपर कैमरे होते थे और वो आके
अंदर जो है क्लासरूम के अंदर उसको फिट किया जाता था, और फिर उसकी जो सुपरविजन होती थी वो बोर्ड से ही होती थी, ठीक है, वर्चुअली। तो ये है वर्चुअल सुपरविजन। अच्छा जी, एक है साइनर्जिस्टिक सुपरविजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनर्जिस्टिक का मतलब यही है एक टीम, कोलैबोरेटिवली एक टीम की तरह काम करने को हम क्या कहते हैं, साइनर्जिस्टिक कहते हैं। साइनर्जिस्टिक सुपरविजन में imply a collaborative and team oriented approach to leadership. It emphasizes the synergy and cooperation among team members where individuals work together to achieve common goals, leveraging their collective strengths and abilities. Leveraging का मतलब है फायदा उठाना, ठीक है। क्या करते हैं इसमें कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, टीम ऑफ पीपल होता है, वो यहाँ पर सुपरविजन जो है वो करता है, ठीक है। और उसकी जितनी भी एबिलिटीज होती है, स्ट्रेंथ होते हैं, उसको यूज करके साइनर्जेटिकली वो सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। टेक्निक क्या है सुपरविजन के, चार तरीकों से एक सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइज कर सकता है। एक है करेक्टिव, एक है क्यूरेटिव, एक है प्रोटेक्टिव, और एक है कंस्ट्रक्टिव। करेक्टिव का मतलब है चीजों को ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम के अंदर गलती है, तो क्या करेगा सुपरवाइजर, उसको फाइंड आउट करेगा और उसको ठीक करेगा। क्यूरेटिव का मतलब यही है कि कोई क्रोनिक इशू है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम के अंदर कोई दायमी एक बीमारी है, खराबी है, तो उसकी क्योरिंग करेगा, ठीक है, तो दिस क्यूरेटिव। प्रोटेक्टिव का मतलब यही है कि किसी चीज को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, उसमें उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोटेक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या करेगा, यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करेगा किसी भी चीज को, लेकिन इसको जो टोटल फोकस होगी वो ग्रोथ पे होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्टिव करेक्टिव सुपरविजन फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इशू आर misconduct in the workplace. Its primary goal is to correct and improve employee behavior and performance to align with established standard. यहाँ पर क्या है, करेक्शन है। क्यूरेटिव क्या है, क्यूरेटिव सुपरविजन in a broad sense could be seen as a management approach that focuses on curing and addressing underlying problems and issues within organization. It may involve identifying and resolving systematic or chronic issues. ये देखो पहले मैंने आप लोग कहा कि chronic issue यहाँ पर होती है, ठीक है, that hinder productivity or employee well-being. Protective क्या है, protective supervision may refer to a management or leadership style that aims to protect the interests and well-being of employee and organization. This can include ensuring a safe working environment, मैंने आप लोगों को कहा, protecting against legal liabilities and safeguarding the organizational assets. अच्छा, constructive देखो, constructive में क्या होता है, supervision should be constructive and at times concerned with a correction of poor practice, minor or major, but it should not stop there. The healthiest procedure is to induce growth rather than to remove defects. ये देखो, the healthiest procedure is to induce growth rather than